बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क तूलो अर्ज़ में इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों के अंदर कारकुनान जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, रोड्स को ब्लॉक किया गया है और कुछ शहरों के अंदर गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई हैं और आंसू गैस की शेलिंग का भी कारकुनान को सामना करना पड़ा। फैज़ाबाद के सूरत हाल जो है वो कुछ हद तक गंभीर है। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए भी वफाकी हुकूमत के इक़दामात दिखाई नहीं दिए, बल्कि यही कुछ दिखाई दिया कि कारकुनान को मज़ीद प्रेशर अप करने की कोशिश की गई, जिसके बाद सूरत हाल इस नहज पे पहुंची। PTI का ये मानना है कि जब तक मुतालिबात नहीं माने जाते तब तक ये एहतजाज का दायरा कार यूं ही वसी किया जाता रहेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की थी कि आपको इस वाक़े की तहकीकात करवाना चाहिए, आपको एक कमीशन तश्कील देना चाहिए जो जुडिशल कमीशन हो, और तहकीकात करने के बाद वो जिस नतीजे पर पहुँचे हम उस पर मिनवन अमल भी करेंगे, उसको कबूल भी करेंगे। तो आज वफाकी हुकूमत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तो उन्होंने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से ये दरख्वास्त कर दी है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए ताकि इस वाक़े की तहकीकात हो सकें। याद रहे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस कातिलाना इक़दाम का ज़िम्मेदार जो है वो मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को करार दिया था। तो शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि अगर मेरे ऊपर कोई भी एक कदगन आई, कोई एक हक़ाइक़ सामने आए तो मैं अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा। उनका क्या कहना है, पहले वो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ा। इल्जाम वजीर आजम पर लगाया है, इंटीरियर मिनिस्टर पर लगाया है। इस साजिश में दूर दूर तक मेरा कोई रत्ती बराबर भी अगर इस साजिश का कोई हल्का सा साया सबूत, नहीब सबूत भी आ जाए तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फुल कोर्ट पर मबनी कमीशन तश्कील दें। ये साजिश तभी दफन होगी कि हकायक सामने आएंगे अदालत उज़्मा के फुल कोर्ट के कमीशन के जरिए। अगर कोई एक नहीफ सा भी हकायक का शुबा मेरे ऊपर जाहिर हुआ तो सारी ज़िंदगी के लिए सियासत छोड़ दूंगा। चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा की जा रही है। राना साहब, सबसे पहला सवाल ये कि क्या फुल कोर्ट की तश्कील आपको मौजूदा सूरत हाल में दिखाई दे रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, हुकूमत के पास इख्तियार मौजूद है। हुकूमत अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करके एक लेटर लिख सकती है और एक फुल कमीशन जो है वो बना सकती है। ये तो ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा। आज तकरीर भी उनकी बड़ी मज़ेदार थी, आज उनके सवालात भी बड़े मज़ेदार थे। आज वहाँ पर जो वीडियोस दिखाई गई, इतनी वीडियोस कप्तान की शायद ही कभी किसी और ने दिखाई हो जितनी वीडियोस कप्तान की उन्होंने दिखाई। और उन्होंने कहा कप्तान हर बार अपना मौक़िफ़ चेंज करता था। तो मैं तो चाह रहा था कि अगर हम भी कुछ वीडियो दिखाते कि वो वीडियो मियाँ शहबाज शरीफ साहब बाटी गेट चौक में क्या कहते थे कि जनाब जरदारी साहब, अगर मैंने आपका गिरेबान ना पकड़ा, अगर आपके पेट से पैसे ना निकाले तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये मैंने नहीं कहा था, याद है आपको जी यासर साहब? सड़कों पे सड़कों पर घसीटूंगा। उसके बाद जनाब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क किन्होंने कहा था। फिर उसके बाद वो वीडियो, फिर वो पंफलेट किसने तकसीम किए थे। फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ तकरीर इनके अपने एक बड़े लीडर ने असम्बली में की थी। फिर मरियम साहिबा के खिलाफ, फिर मरियम कह रहे हैं, फिर बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ। फिर किसने क्या कहा था? फिर मरियम साहिबा ने बिलावल के मतलब क्या कहा था, फिर बिलावल ने इनके मतलब क्या कहा था। फिर आसफ अली जरदारी, एक जरदारी शेर का शिकारी, ये किसने कहा था? फिर इन्होंने उसके मतलब क्या कहा था। यार क्यों करती हैं ये ऐसी बातें? ना मियाँ साहब ने सियासत छोड़नी है। ये कुछ 27वां फिक्रा, मैंने 27वीं दफ़ा मैंने उनका फिक्रा सुना है कि एक मुझ पर, आपकी गिनती शायद कम है राना साहब। मेरी गिनती कम है भाई, क्या करूं, है ही ना कम ही, क्योंकि लेकिन वो इतनी दफ़ा कह चुके कि मैं अगर मेरा झूठ पकड़ा जाए। पहली बात यह है कि बिल्कुल पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के अदारों की इज्जत तकरीम के लिए, पाकिस्तान में इंसाफ के हसूल के लिए सबसे पहले कमीशन इस पर बनना चाहिए।
साथ अरशद शरीफ पे कमीशन, शहीद पे कमीशन बनना चाहिए, साथ आजम सवाती वाले मामले पे भी कमीशन बनना चाहिए। इसलिए कि अगर उन्होंने गलत इल्जाम लगाया है, माफी मांगे, सजा मिलनी चाहिए। दुरुस्त इल्जाम है तो जो भी उसका मुजरिम है, तीसरी कुव्वत है, कोई बाल्ट की कुव्वत है, उसको भी सामने आना चाहिए। उसके बाद जनाब TOR क्या होते हैं यासर साहब, असूल ये होता है कि जनाब मियां शबाशी साहब कमीशन बन गया, आपसे इन्वेस्टिगेशन करनी है एक इंस्पेक्टर या एक SSP या एक DIG ने, जो अब तक आपका नाम सुन के मुकदमा दर्ज नहीं कर सके, जो अब तक आपका नाम सुनकर पहली इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सके, वो एक वजीर आजम से तफ्तीश कर सकेंगे? क्या वो मौके पर जाकर फराजिक कर सकेंगे? क्या वो मौके पर जाकर सवाल जवाब कर सकेंगे? क्या वो उस कॉल को ट्रेस कर सकेंगे? मामला ये है, अगर आप चाहती हैं इस मुल्क में इंसाफ, तो फिर आप पर इल्जाम लगा, राना सनाउल्लाह पर इल्जाम लगा, आप दोनों दें पहले इस्तीफा, अपनी ही पार्टी से एक वजीर आजम बना दें कुछ अरसे के लिए, अपनी ही पार्टी से कुछ अरसे के लिए वजीर दाखिला बना दें और पेश कर दें अपने आप को, एक नई मिसाल कायम कर दें। और नई मिसाल ये हो कि जनाब इन दोनों ने इस्तीफा देकर पेश हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन 5 दिन की होती है, 10 दिन की होती है, उसमें बन जाएगा। अगर आप बेगुनाह होंगे तो आप पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े हीरो हो जाएंगे और इमरान खान जीरो हो जाएगा। और अगर आप गुनाहगार साबित हुए तो फिर आपको भी सजा मिलनी चाहिए, या फिर जो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं फिर उसको भी सजा मिलनी चाहिए। दोनों चीजें होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप वजीर आजम भी हो, आप वजीर दाखिला भी हो और आपके पास और होता भी हो और आप ये कहें कि जनाब अब मुझसे इन्वेस्टिगेशन करें, फिर कोई नहीं इन्वेस्टिगेशन करेगा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। या सर बात यह है, मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ कि इमरान खान के साथ जो हुआ है वो एक खौफनाक साजिश थी। वो साजिश इस मुल्क में हुई, इस मुल्क से बाहर हुई, कोई तीसरी कुव्वत है, कोई गैर मुल्की है, जो भी है। मैं अब आपको यासर चाहूँगा कुछ चीज़ें दिखाना। एक मैं वीडियो चाहूँगा, ये ज़रा अगर वो वीडियो दिखा दे तो आपने अभी तक उस मुल्ज़म के पीछे कौन है, एक तो बड़ा ये देखें ज़रा, आगे आगे वो कोट पहना वो शख्स जा रहा है जिसने ये सारा कुछ किया, ठीक है। ये पीछे जा उसके भागने वाले शख्स ये उससे रोकता है, ये फिर आप देखें ये शख्स उसके पीछे जा रहा है और ये उसके कंधे पे हाथ रख के उसे रोक दिया, रोक कर उसे पिस्टल दे रहा है, पैसे दे रहा है, हदायत कर रहा है, क्या कर रहा है। अब ये जो शख्स है अगर इतनी वीडियो में आ सकता है, उसके पीछे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उसके पीछे और चीजें लगी हुई हैं, वहां से क्यों नहीं इसको पकड़ा जा सकता? वहां से इसे पकड़ के क्यों नहीं पूछा जा सकता कि तुम जिस हमला आवर के पास गए हो ये तुम्हारा क्या था, तुम उसको क्या हदायत देने जा रहे थे और इतने भागते हुए उसके पीछे क्यों जा रहे थे, फिर उसे खड़ा करके तुमने क्या हदायत दी। उसके बाद आप आ जाए गुजरांवाला तक। अब इस सरकारी अफसरान को कोई सरकारी अफसर ही हदायत दे सकता है ना। गुजरांवाला तक इमरान खान का जब लॉन्ग मार्च जाता है यासर साहब, उस लॉन्ग मार्च में लाहौर से गुजरांवाला तक हर जगह पर स्नाइपर, पुलिस के स्नाइपर मौजूद होते हैं, पुलिस की बेहतरीन सिक्योरिटी मौजूद होती है। अब आप सिर्फ मुझे इतना बता दें, गुजरांवाला से गखर मंडी, उसके बाद आगे गखर मंडी से आगे स्नाइपर किसकी हिदायत पर हटाए गए, वहां पर सिक्योरिटी किसकी हिदायत पर कम की गई, कम हुई है? जी जनाब, बाकायदा इंफॉर्मेशन, बाकायदा इंफॉर्मेशन। ये मुझे किसी और ने नहीं बताया, ये मुझे एक अहम तरीन सियासी, पंजाब की सियासी सरकारी शख्सियत ने खुद कहा है। उन्होंने कहा ये तो देखे ना, गखर मंडी से आगे बिल्डिंगों पे स्नाइपर खड़े होने थे, वो कहां गए, वहां पर जो दीगर लोग थे वो कहां पे गए। मैंने उससे पूछा वाकया क्या, मुझे वाकया बताएं, इसमें आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया। उसने कहा जी मैं आपको ये भी बता देता हूं। उसने कहा जी हमें, खान साहब ने तो कह दिया ना, हमें 2 दिन पहले पता था और आज शहबाज शरीफ साहब ने तस्दीक कर दी कि हमने इन्हें कहा था कि खान साहब पे हमला हो सकता है। ये दोनों चीजें मिल गई। वो कहता है, वो शख्स कहता है जो उस वक्त कंटेनर के ऊपर मौजूद था, अहम सियासी सरकारी वो शख्सियत है, वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई, अचानक जब हम गखर मंडी क्रॉस करते हैं तो उसके बाद हमें राइट और लेफ्ट किसी बिल्डिंग पर भी कोई भी स्नाइपर नजर नहीं आता।
असूल ये था कि इमरान खान के पूरे रूट में जितनी बिल्डिंगें रास्ते में आती हैं वहाँ पर पुलिस के स्नाइपर मौजूद होंगे, वहाँ पर पुलिस मौजूद होगी, वहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी को चेक करेगी। अब वो कहता है, बकौल उसके, वो कहता है कि हमने अपनी आंखों से एक शख्स को देखा है कि जो एक बिल्कुल सामने बिल्डिंग है, आगे घर है, पीछे प्लाजा है। या सर, आगे घर है, पीछे प्लाजा है और कुछ ही फासले पर एक सरकारी टैंकी भी है। कहता है वहां पर एक शख्स खड़ा है। पहले हम समझे कि ये सिविल कपड़ों में पैंट शर्ट पहनी हुई है, ये स्नाइपर है हुकूमत का यानी पुलिस का, लेकिन नहीं, उसने कहा कि ये ब्रस्ट आया वहां से। पहले ब्रस्ट के बाद दूसरा ब्रस्ट आया है, पानी की टंकी हो। हाँ जी। उसने कहा फिर दूसरा ब्रस्ट आया है। जब दूसरा ब्रस्ट आया है, वो दूसरा शख्स जो ब्रस्ट मार रहा है, जो लड़का पकड़ा गया है, वो ब्रस्ट मार रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए कि उस तरफ तवज्जो ना जाए। आप गौर करें जरा, अगर आप वीडियो देख सकें कि जब फायरिंग होती है पुलिस समेत हर शख्स का ध्यान सामने बिल्डिंगों की तरफ है, राइफलें भी बिल्डिंगों की तरफ कर दी जाती हैं, रुख भी सारा उस तरफ कर दिया जाता है। आप गौर करके देखिए ना, इस वीडियो में आपको नजर आएगा कि जिस वक्त ब्लास्ट होता है तो फायरिंग ब्लास्ट सर के ऊपर से गुजर के गया है ना, बिल्कुल ऊपर से किस वक्त गुजरता है? जब सामने से होता है। जब नीचे से होता है फिर सर के ऊपर से नहीं गुजरता, नीचे वाला जो है वो सीधा जाके लगता है वहां पे, अल्लाह भला करे, जो उसकी चादर बनी हुई है, फिर चादर के अंदर गोलियां गई हैं। वो कहते हैं जब ये सारा मामला होता है, मैं उससे पूछता हूँ फिर क्या, कहता मुझे हमें नजर आया है कि सामने बिल्डिंग से बकायदा पहला ब्रस्ट जो था वो सामने बिल्डिंग से आया। उसके बाद तवज्जो हटाने के लिए ये देखें, ये आप गौर करें ना, ये सामने पहला ब्रस्ट उधर आया, दूसरा जो बंदा है वो बाद में फायर कर रहा है, और जब बाद में फायर, ये पहला ब्रस्ट जब सामने से है, नीचे बैठ गए, सामने से है ना, ये कहीं और से नहीं आया, वो बंदा नीचे है, वो नीचे, उसके बाद जब फायरिंग करता है, जब वो, ये देखें, ये आप गौर करें, ये जब वो फायरिंग कर रहा है, तो फायरिंग जब वो कर रहा है तो वो फायरिंग बेसिकली थी, उसको नहीं पता था कोई और भी है। अच्छा, वो उसको, उसकी फायरिंग तवज्जो सारी उसकी तरफ करने के लिए और ये तासर तम करने के लिए कि सामने से है, दो ब्रस्ट बजे। यहाँ पर तो एक ब्रस्ट चला ना इसकी ये खुद कहता बाद में मेरी गोली फंस गई। अगर गोली फंस गई है तो फिर तो ब्रस्ट नहीं चल सकता ना, चेंबर उसका पीछे है ना, चैम्बर उसका पीछे, या तो मैगजीन खाली हो चुकी है या गोली उसमें फंस चुकी है, दो ही सूरतें हो सकती हैं। ये सारा मामला है यासिर साहब। और मुझे बताएं यहाँ से पुलिस किसने गायब की? अच्छा राणा साहब, फिर पुलिस गायब करने के बाद मुझे बताएं, 2-3 सवाल है ना, मेरे सवालों का जवाब। फिर मुझे बताएं, एक हाई प्रोफाइल केस है, उसके मुल्ज़म के मुंह पे कपड़ा कोई नहीं डाल रहा, उसकी फौरी वीडियो रिलीज़ हो जाना और ये तासर देना कि जनाब वो एक मजहबी मुल्ज़म है, ये किसकी है? उसके बाद उसकी दूसरी वीडियो भी हो जाना। फिर आज के दिन तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं वहां पर अमला भी मोतल ना होना, फिर आप क्या कहेंगे? हुकूमत नहीं पीछे, हुकूमत नहीं पीछे। अगर हुकूमत नहीं है पीछे और कोई पीछे नहीं है तो फिर पीछे कौन है? कोई तो है ना पीछे। फिर जो कोई पीछे है फिर उसको सामने लाना चाहिए। क्या ये इतना, इसके बयान कल हमने 3 दफा सुनाया। पहले उसने कहा लाहौर से चला तो मैंने फैसला किया, फिर उसने कहा जनाब नहीं, जब उस दिन फैसला किया, फिर उसने कहा जनाब हाँ मैं उस दिन फैसला किया। फिर उससे सवाल तो इस तरह पूछ रहे जिस तरह वो हालां का पुत्र उसका बेटा है। मुझे एक बात बताएं, चले छोड़ें, एक और आ जाए। जब ये पकड़ा जाता है अवाम तशद्दुद इस पर करती है यासर साहब जी, अवामी तशद्दुद के बाद उसका ये हाल होना था। ये पकड़ा गया, पकड़े जाने के बाद अच्छा हादसा इस पर तशद्दुद हुआ, उसके बाद इसको पुलिस के हवाले किया गया। तो पुलिस के पास जब वो बैठा हुआ है बयान दे रहा है, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे जनाब वो तो एक बड़ा ही कमाल का आदमी है, जैसे उसे रटा हटाया। मुझे बताएं, एक ऐसा मुल्ज़म जिसके हाथों एक शख्स की जान चली जाए, 6-7 लोग ज़ख्मी हो जाएं, और फिर बात ये मामला। दूसरी बात, ये जो बड़े टीवी पे बैठ के कर रहे हैं ना, और माजरत से राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे अफसोस हुआ कि हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कहते हैं जनाब एक मैगज़ीन 6 गोलियों से 11 लोग कैसे ज़ख्मी हो गए। तो यही इन्हें सोचना चाहिए कि फिर 6 गोलियां नहीं थी, गोलियां 6 से ज़्यादा थी, और जो ज़्यादा गोलियां थी वो कौन थे? मामला क्या था? खबर देता हूँ आपको बड़ी।
बड़ी खबर दे रहा हूं, आज का दिन वक्त नोट कर लीजिएगा। पहला मामला था कप्तान को मंसर से हटाकर इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा कर दी। कप्तान मारने वाले से बचाने वाला बना। कप्तान, आज मेरी चौधरी परवेज लाई साहब से भी मुलाकात हुई, यासर साहब, मैंने उनसे भी सारी तफसीर पूछी। उन्होंने भी कहा, उन्होंने क्या, राना अजीम, हमारी सियासत, हमारा सारा कुछ इमरान खान के साथ है। हम सोच भी नहीं सकते कि हम इमरान से अलहदा हों या इमरान को कोई नुकसान पहुंचे। ये इमरान को नुकसान नहीं पहुंचा, ये सबसे बड़ा हमारे खिलाफ साजिश हुई है। और अब कप्तान ने, उन्होंने कहा जी कप्तान ने तो वाज़ेह कहा कि चौधरी परवेज लाई पे एतबार है। 3:15 बजे जिस वक्त मोनस लाई मुलाकात करने जा रहे थे, मैं वज़ीर आला हाउस में उस वक्त परवेज लाई साहब के पास बैठा था, हमें हमारे सामने वो कह गए हैं कि हम जा रहे हैं। अब बात यह है, उस बाप को बताऊँ, ये बंदा एक कहता है जब गोली लगती है खान साहब नीचे गिर जाते हैं, और जब खान साहब को लेकर वो नीचे जाते हैं तो खान साहब को उठाया हुआ है, तो खान साहब कहते हैं जनाब कि अब मुझे उठाना ना, मैं अपने कदमों पे चल के जाऊंगा। एक शख्स कहता है सर आप रेस्क्यू 1112 वाले कहते हैं जनाब आपको इस पे इतना बड़ा नुकसान होगा जिसकी हद ही कोई नहीं, आपकी तबीयत से। उसने कहा नहीं, मैंने कौम को हौसला देना है, मैंने कौम को मुतशिर नहीं करना, मैंने कौम को ये नहीं कहना मुतशिर हो जाओ, मैंने हौसला देना। फिर वो खड़ा हुए, हौसला दिया। और ये जो कहते हैं 4 ऑपरेशन नहीं, इस पर भी मैं चैलेंज करता हूँ। मैं तो उन डॉक्टर से मिला हूँ। या सर, अब बात यह है बड़ी सिंपल सी है, अच्छा, कोई तो है। एक और नुक्ता उठाया, अब एक और मैं तो आपको बड़ी एक इससे आगे फिर आपका एक खबर दे दूँ। अब पीडीएम ये चाहती है, पहला किसने किया वो आने वाला वक्त बताएगा। अब पीडीएम चाहती है कि हर सूरत में अब इमरान खान को सियासत से आउट किया जाए। अब फैसला ये हो चुका है किसी जगह कि इमरान खान साहब को नाहल मजीद किया जाएगा, किसी और केस में सज़ा दी जाएगी। और एक साजिश तो यहाँ तक तैयार हो रही है कि इस पर FIR देने के बाद इसे गिरफ्तार भी पंजाब से किया जाए, ताकि चौधरी परवेज लाई को एक नया झटका दिया जाए, इमरान खान को मुकम्मल सियासत से आउट करने की। लेकिन एक इरादा वो है जो पीडीएम बना रही है, और एक फ़ैसला वो है जो अल्लाह ताला का है, और कुदरत के फ़ैसले से बड़ा फ़ैसला इनका नहीं हो सकता। राना साहब, मेरा पहला सवाल वो उस वाक़े के हवाले से जिस वाक़े का हम तज़किरा कर रहे हैं और फुटेजेस के हक़ाइक़ को बयान कर रहे हैं, मंदरजात का हम तज़किरा कर रहे हैं, क्या उसके मज़ीद वीडियोस के मंजर आम पे आए? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर तो ऐसा कोई मंजर नहीं हमें देखने को मिला। तहकीकाती इदारों ने अभी तक कितने शवाहिद जमा किए हैं, कितने जावियों से उस जगह की फुटेजेस मौसूल हुई हैं? मज़े वाली बात यह है, अभी तक जो तहकीकात होनी चाहिए थी उसका आगाज़ ही नहीं हुआ। क्या किसी तहकीकाती इदारे ने जाके कोशिश की कि शहीद होने वाले का एक पोस्टमार्टम कराया जाए, और उसका पोस्टमार्टम करवा के बेशक कवर गुजाई करके दोबारा उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, देखा जाए उसको कितने बोर की कितनी गोलियां लगी? क्या किसी ने ये कोशिश की कि अभी तक ये सामने लाया जाए कि जो गोली 9mm है उसका जितना फासला है उसके उतने फासले से लगने के बाद क्या वो छत फाटती है, क्या वो जो प्लास्टिक लगा चादर लगी फटती है कि नहीं? किसी ने अभी तक ये कोशिश क्यों नहीं की कि जनाब जो गोलियां दूसरी थी, कि अगर गोलियां 1-2 मैगजीन मिली है ना, अगर 2 मैगजीन में 12 गोलियां थी तो फिर 12 की चली, आवाज़ों से पता चल जाएगा। अगर 12 से ज़्यादा चली हैं तो वो कहाँ से हैं? किसी ने पता किया? नहीं किया। इसलिए नहीं पता किया कि भाई मैं तो आ रहा हूँ कि वो कौन था जिसकी वजह, जिसके कहने पर सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। कौन था? जब खान साहब को भी पता था, पंजाब गवर्नमेंट को भी पता था, वफाकी हुकूमत को भी पता था, तो फिर ऐसे क्यों किया गया? राना साहब, दूसरा सवाल ये, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज एक नुक्ता उठाया है कि मेडिको लीगल जो रिपोर्ट है वो तो सरकारी अस्पताल बनाता है, ये 3 घंटे ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ पे भी किसी सरकारी अस्पताल से मेडिको लीगल रिपोर्ट नहीं बनवाते, फिर शौकत खानम अस्पताल में आ जाते हैं, वहाँ की मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है वो तो मानी नहीं जा सकती, वो तो मानी जाएगी सरकारी अस्पताल की। क्यों? पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया हजरत साहब का कि वो 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो था वो किस अस्पताल का था। शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं इंफॉर्मेशन देने वाले कौन थे, वो जिना हॉस्पिटल का बोर्ड था। इनको क्यों नहीं सब पता चला? वो हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल का बोर्ड था जो शौकत खान में गया। जी जिना,
जो ना ये तो ऑन रिकॉर्ड है और ये जा सकता है, ये कानून में मौजूद है। नंबर एक। नंबर हम इससे पहले भी आपको पता है कि पहले वो वज़ीराबाद के एक हॉस्पिटल में गए हैं। चलें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वो वज़ीराबाद के एक हॉस्पिटल में गए हैं, फिर वहाँ से फौरी तौर पर निकले हैं कि बोरा ऐसा तो फौरी तौर पर ये फिर लाहौर आए। या आपको मैं कन्फर्म ख़बर दे रहा हूँ, जिस शख्स को वज़ीराबाद के एक बारौनक शहर में बेरौनक जगह पर फायरिंग करके कत्ल करने की कोशिश की जाए तो किस तरह वो उस हॉस्पिटल में जाएगा कि जहां पर जिस शहर में उसके साथ ये सारा कुछ हुआ हो? किस तरह जाएगा बताएं ना मुझे भाई। वो लंदन नहीं गया, वो पेरिस नहीं गया, वो किसी और नहीं जगह गया, वो गया है सवाल ये बनता है कि में। यहाँ पे बीमारी पे हम जो अपने इलाज के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन एक गोली लगे हुए शख्स के अस्पताल पे जाने पे सवालात उठ रहे हैं। इसलिए सवालात उठ रहे हैं कि मैं तो कह, उसने तो आज बड़ी अच्छी बात की है, पता है आपको कि आज उन्होंने चैलेंज कर दिया है, आए जिस मर्जी डॉक्टर को बुला लें, हुकूमत अपने मर्जी के पसंदीदा डॉक्टर्स को बुला ले, वो आकर मुआयना कर लें कि क्या खान साहब को इतनी लगी हैं कि नहीं लगी। अगर आप कहते हैं तो ये मैं टीवी पे अभी एक डॉक्टर का ऑडियो बयान चला देता हूँ, वो ऑडियो गुफ्तगू चला देता हूँ जो वो किसी से कर रहा है, और जो वो कह रहा है ये मैं हल्फन कहता हूँ, वो डॉक्टर फैसल से पहले उसने ये किसी को बताया कि खान साहब को कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी लगी। भाई अब तो ये मामला ही नहीं रह गया, अब तो ये मामले रह गया, वो एक्सरे किसी और के हैं, अगर नहीं है तो दोबारा करा लें। कौन सा टाइम लगता है यार सर, टाइम लगता है ये इनको वो जना हॉस्पिटल का जो स्टाफ आया, जना हॉस्पिटल का जो अमला आया, उसकी रिपोर्ट भी मौजूद है। चलें हम कोशिश करेंगे कल वो भी रिपोर्ट ला के चला दें। ठीक, पता नहीं शबाशी साहब को कोई बताता है कि नहीं बताता। सब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पीटीआई की अगली हिकमत अमली क्या होगी, लॉन्ग मार्च का आगाज़ कब होगा, इसी महीने होगा या अगले महीने, इसी पे बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज मुल्क के तूलो अर्ज़ में जारी है। हम उस पर बात कर चुके हैं, वफाकी हुकूमत के इक़दामात पे बात कर चुके हैं, गंभीर सूरत हाल किस हद तक होने के इम्कानात है उस पर भी बात हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल किस तरीके का होगा, लॉन्ग मार्च का अगर आगाज़ दोबारा से होता है तो वो क्या खान साहब की मुकम्मल सेहतयाबी से मशरूत है या किसी और सूरत में भी हो सकता है, और लॉन्ग मार्च की तकमील किन शराइत की बुनियाद पर होगी, और फिर उसका इशारा क्या दिया जाएगा उसके ख़त्म होने का, या कहीं पे टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। इसी पे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद खान नियाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नियाजी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। नियाजी साहब, बहुत सारे शहरों के अंदर तो पुरअमन एहतजाज हुआ, अवाम एहतजाज करते हुए घरों को भी लौट गए, बहुत सी जगहों पर अवाम मौजूद भी, लेकिन फैज़ाबाद की सूरत हाल जो है वो किसी हद तक तशवीशनाक है। उधर कराची के अंदर भी ऐसी ही सूरत हाल का कल भी सामना करना पड़ा। तो आप बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्या समझते हैं कि पीटीआई की स्ट्रेटजी इन हालात से बचने के लिए क्या है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपके इल्म में है कि तहरीक शुरू करने से पहले भी हमने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट्स और सब लोगों को ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर यकीनी सूरत हाल है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, एक इवन आपका इकोनॉमी के हवाले से क्राइसिस है, तो बेहतर है कि हमें एक साफ और शफाफ इलेक्शन का राह हमवार करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम तो इक्तदार के साथ चिमटे रहना चाहते हैं और अपने लिए जो एनआरओ लिया है उसे हम दवाम बख्शना चाहते हैं और अपने केसेस से जान छुड़वाना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ, पूरा जीटी रोड जो है वो भर गया, लोगों के समंदर जो है वो एक तरह का, जहां भी खान साहब जाते थे लोग ही लोग आते गए, और फिर ये कारवां चलता रहा। फिर जो इंसिडेंट हुआ उसने तो लोगों के दिलों में और चिंगारी भर दी और वो उनमें जोश भर दिया। आपने देखा होगा कि आज तीसरा दिन है कि लोग घरों को वापस जाने पर तैयार नहीं है, जबकि खान साहब अभी हॉस्पिटल में। खान साहब ने कॉल नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद लोग रोडों पे हैं, गम और गुस्सा उनमें है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा
तो वो या तो वो कहते हैं कि वो तो उनके दिल बंद हो चुके हैं, आंखें देखने से कासिर हैं और कान सुनने से महरूम हो चुके हैं। लोगों की आवाज, वो कहते हैं आवाज खल्क नकारा खुदा, जो चीज आसमानों पे लिखी जा चुकी है वो जमीन वालों को भी बताई जा चुकी है। तो इंशाल्लाह इस पाकिस्तान की तकदीर अब बदल के रहेगी और हम उस तरफ बढ़ चुके हैं कि जहां पे हम कह सकते हैं कि हम तकमीले पाकिस्तान के मंजिलें को छूने वाले हैं हम सब। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो जरूरत महसूस थी कि रूल ऑफ लॉ हो, जजा सजा हो, करप्ट को सजा मिलनी चाहिए, ये बुनियादी मकसद था इस हकीकी आजादी की जंग का। हाँ साहब, आप कह रहे हैं कि आपको मंजिल मिलने वाली है। मेरे पास इतला यह है कि आपसे मंजिल काफ़ी दूर कर दी गई है। मेरे पास इतला यह है कि आने वाले चंद दिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। राना अजीम साहब, कभी तहरीकें मरती नहीं है। जो चिंगारी, जो रोशनी जब नजर आ जाए ना, उसकी तगोदौ में पाकिस्तानी कौम ने आप देखें वो 47 से लेके आज तक कौम ने अपना मकसद हासिल किया है। अगर लीडरशिप कमजोर पड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन इस दफा तो आपकी लीडरशिप डट गई है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान इससे ज्यादा क्या कर सकते कि जान लेने की कोशिश की, लेकिन बचाने वाली जात अल्लाह की है। तो इस कौम पे भी तो अल्लाह ताला को तरस आ गया है ना कि अब इसको अपनी मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए। नियाजी साहब, आप क्या समझते हैं? खान साहब ने ये तो कहा था कि जिस तरह के हथकंडे ये आजमा रहे हैं, अब की बार हमारी स्ट्रेटजी मुख्तलिफ होगी, लेकिन फैज़ाबाद के अंदर जिस तरह की सूरत हाल का सामना रहा, कारकुनान को शैलिंग की गई, गिरफ्तारियां भी अमल में आई, तो ये स्ट्रेटजी में तब्दीली किस तरह की है? देखिए, ये तो जो इंसिडेंट हुआ, हादसा हुआ, उसमें अल्लाह ताला हमारे जो शोहदा हैं उन्हें एक नई रोशनी दी है, हमें एक नई मंजिल का तकाजा किया है हमसे। और फिर जो जख्मी है उनकी हिम्मत जिस तरह वो खड़े हुए, फिर खुद खान साहब की हिम्मत जिस तरह की गोलियां खाने के बावजूद उन्होंने जो मुक्के का निशान बनाया कि आप सब, उस मुक्के का मकसद था कि आप सब इकट्ठे रहना, मुल्क को इंतशार की तरफ नहीं लेके जाना, ये उनका बुनियादी मकसद था। लेकिन उसके बावजूद लोग फैजाबाद पे खड़े रहे, तमाम पर खड़े हैं, तमाम हथकंडे इस्तेमाल करिए, लेकिन लोगों को अब डराया नहीं जा सकता। खौफ की जो दीवारें हैं वो टूट के गिर चुकी है, खौफ के वो कहते हैं ना, वो भी टूट गए हैं। तो अब कितना डराएंगे कौम? सारी कौम को जेलों में डालेंगे जो सारी कौम को मार दे, एक ही हल है इनके पास सब। तो अच्छा, ये तो बता दें कि खान साहब ने अपने ऐलान किया है कि जब मैं तंदुरुस्त होऊंगा तो उसके बाद लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। डॉक्टर्स के मुताबिक 2 माह लगते हैं, ये जो फ्रैक्चर है उनका या जो प्रॉब्लम है, कम अज़ कम 2 माह जो है वो अभी सफ़र के काबिल नहीं है। 2 माह अभी वो कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है 2 माह जो है ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा। रन अजीम, अल्लाह ताला ने ना खान साहब को एक और जो गॉड गिफ्टेड है वो है, उनको एक सुपर फिट, उनको एक स्ट्रक्चर दिया है अल्लाह ने। उनके अंदर इम्यूनिटी है, उनके अंदर वो अल्लाह ने कैसी रखी, खुद फिर उन्होंने मेहनत की, उस सलाहियत को और इन्हांस किया कि उनमें बड़ी तेजी के साथ रिकवरी जो है वो इंशाल्लाह और मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ। और आप दोस्तों की, भावों की, पाकिस्तानियों की, हमारी बहनों की दुआओं से वो जल्द रिकवर होंगे और बहुत ही जल्द जो है वो मैदान में होंगे। अभी भी वो मैदान में है। देखिए, कल जिस तकलीफ के बावजूद वो स्टेज पे बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो उनकी हिम्मत है। कोई और होता तो वो अभी तक उठ भी ना हो सकता। नियाजी साहब, जिस तरह कल खान साहब ने ये बात की कि चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए और चीफ जस्टिस साहब इसकी तहकीकात करवाएं, आज वज़ीर आज़म ने भी ये मुतालबा कर दिया है कि चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बेंच तश्कील दें, जिसके लिए वो ख़त लिख कर भी दरख्वास्त करेंगे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके इस इकदाम की तायीद करती है? देखिए, आज उन्होंने एक ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाने की कोशिश की है, लेकिन देखना यह पड़ेगा कि उस जो ये लिखना चाह रहे हैं उसके TORs क्या है। और फिर वो हमारी जो कोर कमेटी है, हमारा थिंक टैंक है, खान साहब उसको देखेंगे। उसके बाद इस पे कमेंट्स किया जाता है कि ये वो तीर हदफ है या खाली ये खोखे फायर है।
या लोगों को सिर्फ मुतमईन करने के लिए सूखी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि फुल कोर्ट का मतलब आप भी समझते हैं। हम तो, आपको याद होगा जब साइफर आया तो तब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को हमने लिखा था और उन्होंने भेजा भी था सुप्रीम कोर्ट को कि इसके ऊपर जो है फुल कोर्ट बैठना चाहिए, इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए जो हाई पावर्ड कमीशन हो। लेकिन उस वक्त तो इनको याद नहीं आया। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी इसके ऊपर कोई टीओआर बनते हैं नहीं बनते, सो उसके मुताबिक फिर रिएक्शन दिया जा सकता है। अभी बहुत सारी चीजें कबल अज वक्त है कि इनकी सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाए, इसमें कितने संजीदा है और इसके टीओआर क्या है। नहीं साहब, आप खान साहब के करीबी अजीज़ भी हैं, दोस्त भी हैं, बड़ा एक गहरा तल्लक है और हर उनकी ख़ास वहाँ मीटिंग में भी मौजूद होते हैं। क्या लॉन्ग मार्च नवंबर में होगा या दिसंबर में चला जाएगा? राना अजीम साहब, आपकी तवक्को से इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है खान साहब इंशाल्लाह अपने पैरों पे खड़ा होंगे और खान साहब जहां भी होंगे उनकी एक आवाज पे इस वक्त पूरी कौम तैयार है और वो किसी वक्त भी ये कॉल दे सकते हैं। नवंबर या दिसंबर? हो सकता है इसी नवंबर के अंदर अंदर ही, ज्यादा लंबा नहीं है। ज़्यादा लंबा नहीं है। न्याजी साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और बिलखुसूस चेयरमैन पीटीआई के हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब ने उनके माजी के क्लिप्स चलाए और उसके बाद ये बात की कि दोगलापन पाया जाता है इनकी बातों में, इसलिए ये मुल्क को भी गुमराह कर रहे हैं, ये अवाम के जहनों में ऐसा बीज बो रहे हैं कि जिससे वो ये साबित करना चाहें कि मैं ही बहुत परफेक्ट इंसान हूँ। उन्होंने ये भी बात की कि अगर मैं आज कहूं कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला तो इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं होगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि माजी में आपकी बातें कुछ और होती थी, अब आके बातें कुछ और होती। देखिए, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की जात है। इंसान कोशिश करता है, इंसान का अमल आपको बताता है, आप लोग उसके अमल से साबित करते हैं कि ये कैसा इंसान है। इमरान खान ने कभी कौम के साथ चीट नहीं किया, कभी कौम का पैसा खाया नहीं है, वो कौम के कभी खाइन नहीं बने। इन्होंने ना सिर्फ कौम का पैसा खाया है बल्कि इन्होंने तो हर वक्त ही झूठ बोला है। इन्होंने कौन सा काम है जो नहीं किया? इमरान खान का कौन सा केस है जो नैब में पड़ा है जो उसने एनआरओ लेना है? ये तो एनआरओ के सहारे जिंदा है और आज ये बड़े बढ़ के मारते, इनसे झूठा तो कोई है नहीं। इन्होंने तो सिर्फ कौम को बेवकूफ ही बनाया है। कभी मुल्क बचाओ कर्ज चुकाओ, मुल्क बचाओ स्कीम्स लेके आए पैसे। अगर आइंदा चंद दिनों में कोई अदालती ऐसा फैसला आ जाता है जिसमें खान साहब को नाअहल करार दिया जाता है और खान साहब पर पाबंदी लग जाती है तो फिर पीटीआई कहाँ जाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में खड़ी है, खड़ी रहेगी। ये किसी की खाम ख्याली है कि खान को टेक्निकल बुनियादों पर बाहर किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि कौम इसको मानेगी। आज कौम 100% में से 99% लोग जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। 1% ये करप्ट लोग हैं और कौम कभी भी इस चीज को नहीं मानेगी। न्याजी साहब, एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने मुतालबात हैं कबल अज़ वक्त इलेक्शन के, इंतखाबी इस्लाहात के और अब मुअत्तलियों के या इस्तीफ़ों के, इनमें से किसी चीज़ के ऊपर अगर डेडलॉक बरकरार रहता है तो क्या किसी चीज़ के ऊपर सेक्रीफाइस करेंगे या तमाम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज रहेगा? ये तो मुतालबात हमने जो पेश किए हैं इसमें कौन सा ऐसा मुतालबा है जो मैं समझता हूं कि ना मानने वाली बात हो? ये तो कौम को पता है, जो हम बैकडोर चैनल्स में भी ये कहते रहे और सामने भी कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये डिपेंड करता है कि कितने सीरियस होंगे मुज़ाकरात करने वाले, और इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। मैंने कहा इस गैर यकीनी सूरत हाल को बचाने का वाहिद एक ही हल है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इस वक्त मामलात हैं उसको हल करने के यही जो है तरीका है जिसमें आप इस्तेकाम ला सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। अदरवाइज मुल्क जो है वो इंतशार की तरफ तेज तरीन जा रहा है और डे बाय डे बल्कि घंटों के हिसाब से नीचे जा रहा है।
ये उन पे तय होता है जो संजीदगी करने वाले हैं, और संजीदगी दिखाने वालों का मुज़ाकरात के हवाले से इक़दाम को आगे बढ़ाना ये कौन सा इशारा देगा? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका कोई फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया अमजद खान नियाज़ी साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन इसी पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद एक अहम इक़दाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगाई गई पैमरा की जानिब से कि उनकी कोई भी तकरीर बराह रास्त या री ब्रॉडकास्ट नहीं की जा सकती। तो इत्तलात ये हैं कि वफाकी हुकूमत ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ये पाबंदी हटाने का हुक्मनामा पैमरा को जारी कर दिया है। अब सवाल ये है कि कुछ सवालात शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाए गए। अब उन सवालात के ऊपर शहबाज शरीफ साहब कोई मुफस्सल गुफ्तगू ना कर सके या कोई मुदल्लल दलील ना दे सके और उसका कोई जवाब ना दे सके, वो सवाल क्या थे और उसका जवाब क्या होना चाहिए था, इस पे बात करते हैं। राना साहब, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने ऐसे भी सवाल सुने, मैं तज़किरा नहीं करता किसी की ज़ातियात, किसी की नज़रियात के ऊपर मैं कोई बात नहीं करूंगा। अगर आप मेहरबानी करेंगे मुझे वो ना ही बताएं तो बेहतर है, क्योंकि मैंने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। मैं वो सवाल मुझे इस तरह लगा कि जैसे वहाँ पर अपने बंदे बिठा के और आपने सिर्फ वहाँ पर यही रखा है कि जनाब मेरी तारीफ करो या मेरी मर्जी के सवाल करो। लेकिन एक दो अच्छे सवाल हुए। एक सवाल इरशाद आरिफ साहब ने किया। इरशाद आरिफ साहब का ये कहना था कि आपने एक शर्त आयद कर दी है फुल कोर्ट वाली। ये फुल कोर्ट वाला तो मुश्किल, ये इम्तिहान में डाल दिया आपने सीजे को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी कि तमाम जजेस तो हाजिर होते ही नहीं है अब कोई बीमारी की वजह से, या इसलिए की है उन्होंने, इसलिए की है ना पिंड बसे तो ना कुछ हो। हाँ, और भाई बात उसका भी जवाब वो ये नहीं दे सके। उन्होंने ये कहा कि वो फुल कोर्ट बनेगा तो फिर ये होगा कि सारे उसको मिन्नोन तस्लीम कर लेंगे। ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया ना यासर साहब, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। ना फुल कोर्ट बनेगा, ना हमेशा सारे जजेस मौजूद होते हैं, या सारे जजेस इसी केस पे लगेंगे, बाकी सारे केस को साइड पे रख दें। भाई उन्होंने एक बड़ी कमाल की गेम खेली है। और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उनकी देख लें, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, जो चीज़ उनसे पूछी, जिस चीज़ का जवाब नहीं देना था उसे मजाक में टाल दिया, जिसका जवाब देना था ठीक। कोई कह रहा है मेरी सड़कें बना दें, कोई बात कर रहा है, कोई कह रहा है जनाब उसने बड़ा बुरा किया, फलां ने फलां कर दिया। आपने हमेशा अच्छी बात की। भाई क्या अच्छी बात ज़ेब साहिबा ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत, मैं कहना कमाल कर दी। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नई आग लगनी तो वो भी लग जाए। तो क्या आप इनकी करते हैं? बात यह है कि बदकिस्मती ये है, बदकिस्मती कि सहाफत का कलम, वो कलम जो सच लिखता था, अब वो कलम हुशामत पे लग गया। वो कैमरा जो हकाइक दिखाता था, वो मनपसंद किसी की और की दिखानी शुरू हो गया। वो ज़बान जिससे अच्छे सवाल निकलते थे, चंद साफ ही रह गए, बाकी सब के सब जो है क्यों नहीं बुलाते? ये आप पता है, ये तो अब बंदे भी मर्जी के बुलाते हैं। वो एक रिपोर्टर जिसने पिछली दफा इन्हें एक सवाल किया था, याद है? उसको बुलाया ही नहीं। जो इनके खिलाफ सवाल करे उसे बुलाना नहीं। राजा मुझे क्या बताते हैं? हाँ, आपको भी बुलाया, आप क्या कहेंगे? आपने क्यों सवाल किया? पागल आप। भाई मैं तो अगली दफा अरशाद आरिफ साहब को भी नहीं बुलाना, मैं आपको लिख के देता हूँ। एक रिपोर्टर ने, नौजवान साफ़ी है, मुझे उनका नाम पता नहीं है किस इदारे से है, मैंने वो सवाल सुना। वो उनका सवाल ये था कि आप अभी जो बातें कर रहे हैं और जो बातें आपने इमरान खान की सुनवाई हैं, ये तमाम बातें जो इमरान खान कर रहे हैं उसी तरीके की बातें अब आप कर रहे हैं। यानी आप दिफा कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जो मुखालिफ बोल रहा है वो बहुत गलत बोल रहा है। तो उसका ये कहना था कि किसी मखसूस इदारे को जब आप इक़्तिदार में होते हैं तब कोई बात नहीं करते, और जब आप अपोजिशन में आ जाते हैं तब आप बात करते हैं। तो एक ट्रेंड सेट क्यों नहीं कर सकते? उसका जवाब भी ना दे सके। भाई ये किसी का जवाब, मुझे एक बात है जो पसंदीदा, अब जब आप माइक पकड़ के ये कहें हाँ आप बोलें, हाँ आप बोलें, अब आप बोलें, ये क्या बात हुई भाई? बुलाएं ना किसी दिन उन सब लोगों को, बुलाएं उन तमाम लोगों को, बुलाएं ना ज़रा औरिया मकबूल जान साहब को भी वहाँ पे, बुलाएं ज़फ़र हलाली साहब को भी। पहली बात तो ये है, मैं आपको बता दूँ, ये हुक्मरान, मैंने फिर कहा कि आगे अरशाद आरिफ साहब को भी नहीं बुलाएंगे। ये क्यों सवाल पूछ लिया उन्होंने? और भी जिसने को सख्त सवाल पूछा उसको भी नहीं बुलाएंगे।
तो ये तो मियाँ मिट्ठू चूरी खानी, बस यही हिसाब है। यासर साहब मुझे एक बात बताएं, जिस मुल्क के अंदर माजरत से, जिस मुल्क के अंदर जिस शख्स की सबसे ज़्यादा सीटें हों, जो आपको हर नशिस्त पर शिकस्त दे दे, जिसको आप नहल करें उसके बावजूद वो इलेक्शन जीत जाए, जिसको आप बेइंतहा जिस पे मुकदमे बनाएं फिर भी वो इलेक्शन जीत जाए, जिस पर आप कातलाना हमला हो फिर भी वो ओवर आगे निकल तो जाए। फिर आपके लिए सोचने का मकाम है कि आपके मुखालिफ के पास कौन सा तुरफ का पत्ता है, आप हिमायत वो क्यों ना हासिल कर सके, अवाम आपसे क्यों दूर हो गई। इस पर सोचने का ये मकाम है और सोचने के लिए वक्त चाहिए, खुद अभी के लिए वक्त चाहिए, वो शायद इस वक्त मुयसर नहीं है, वो वक्त किसी और तरफ सरफ हो रहा है। नाजरीन, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।